और फिर रात के 2:30 पहर बेख्वाब आँखें लिए बंद कमरे में अदालत लगी थी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप लोग ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए। शीश मुँह बाप के सामने सरापा सवाल बना खड़ा था, ऐसा सवाल जिसका सामना करना उन दोनों के लिए ही मुश्किल हो रहा था। मैं ये बात तुमसे कभी न करती अगर करण ने मुझे मजबूर न किया होता। वासिफा ने दामन बचाने की कोशिश की। करण ने, वो मुताज भवा, ये नामकन है मामा, और अगर मैं आपके बात सच मान लूँ तो भी उसकी कोई वजह होगी। मुझे वो वजह जानना है। मुझे करण से बात करनी है। शीश बेचैन हवा था। रुको शीश, यामीन साहब ने इसे रोका। उसके कदम ठहर कर रह गए। मेरा ख्याल है हमें आपस में बात कर लेनी चाहिए। करण को फ़िलहाल उस गुफ्तगू में शरीक करना मुनासिब नहीं। यामीन साहब कुछ नरम पड़े। कहिए, क्या कहना है आपने? आखिर करण से ऐसा क्या कसूर हो गया कि आप इतनी बड़ी सज़ा इसे देना चाहते हैं? वासिफा की ज़ुबान को ताले पड़ गए। इन्होंने मदद तलब नज़रों से यामीन साहब की तरफ देखा। वो वासिफा को बोलने का अखाड़ा देकर खुद कमरे से बाहर निकल गए। करण प्रेग्नेंट है शीश, तुम ही बताओ मैं ये न करूं तो क्या करूं? वासिफा जैसे हार गई थीं। यामीन साहब के जाते ही उनके मुंह से निकला था। शीश दूसरी सांस न ले सका। मैं उससे कई बार पूछ चुकी हूँ उसका नाम, लेकिन करण के लबों पर तो जैसे ताले पड़ गए हैं। वासिफा उससे आंख मिलाए बगैर कह रही थीं, जी ठीक कहा आपने, उसके लबों पर वाकई ताले पड़ गए हैं और ये ताले मैंने ही उसके मुंह पर लगाए हैं। वासिफा चूंकि, जबकि वो मजबूत लहजे में कह रहा था, आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास है मामा। वो नाम जिसके लिए आप करण की जुबान के ताले तोड़ना चाहते हैं, वो मेरा है। मैं हूँ वो, आपका बेटा। वो दाग नहीं मोहब्बत है जो मैंने करण से की है, और अगर आपको वो दाग लगता है तो ये मेरा दिया हुआ दाग है। करण को मैंने फोर्स किया था, प्रेशराइज किया था इसे। वासिफा के कान साएं साएं करने लगे थे। शीश के अल्फाज, उसके लहजे का इस्तेहकाम, वासिफा का दिल कुछ भी तस्लीम करने को तैयार नहीं था। ये क्या कह रहे हो शीश? वासिफा का दिल डूबने लगा। वो सच जो आपकी मामता तस्लीम करने से इनकारी है, क्योंकि मैं आपकी औलाद हूँ। दुनिया जहाँ की खूबसूरती और अच्छाई आपको कफ़त मेरे अंदर दिखाई देती है, लेकिन वो लड़की किसने 18 साल आपकी मामता की छाँव में गुजार दिए, इसे पहचानने में आपसे गलती हो गई क्योंकि आपने इसे जन्म नहीं दिया। आपके लिए वो सिर्फ होने वाली बहू थी, जिसे आप कभी भी अपने शक की भींत चढ़ा सकती हैं। आपने एक बार भी क्यों नहीं सोचा वो मैं हो सकता हूँ, जबकि आप मुझे भी जानती थीं और करण को भी। मगर आप खुदगर्ज हो गई थीं, या फिर कभी हम दोनों को एक करना ही नहीं चाहती थीं। शीश के लफ्ज़ उन्हें तड़पा गए। ये गलत है शीश, हम तो सिर्फ तुम दोनों की इस डेज तक टाइम लेना चाहते थे। हमारी नीयत पर शक मत करो। बस कर दी मामा, जिंदगी हमने गुजारनी थी। आपने हम पर एतबार किया होता तो ये सब न होता। शीश उनसे खफा था। करण ने तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया? वासिफा अलझी, सल ये कि मैंने इसे मना किया था। मैं इसे अपनों के सामने बेवकत होते नहीं देख सकता था, क्योंकि वो आपको जानती हो या न हो, मैं अपने सब रिश्तों को ज़रूर जानता हूँ, और मुझे उसकी इज़्ज़त हर हाल में मुक़द्दम थी। लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूँ मामा, कि रात के अंधेरे में अपना हक़ तो खूब वसूल करूँ, लेकिन दिन के उजाले में मुझे सोसाइटी के सो कॉल्ड असूल याद आ जाएं। नहीं मामा, मैं ऐसे देहरे स्टैंडर्ड्स पर तफवीजता हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी सोच और कर्म की ज़ात की शिफाफियत बरकरार रखने के लिए मैंने उसकी ज़ुबान पर चपके क़फ्ल डाल दिए। वासिफा कुछ भी न कह सकीं। सच कहो शीश, तुम ये सब कर्म की मोहब्बत में तो नहीं कह रहे न? वासिफा के दिल में अब भी खटका सा था। उस जुनूनी से क्या बीद? गुया आप तस्लीम करती ही मुझे करण से मोहब्बत है, तो फिर हर बात को जाने दी। लेकिन एक बात का यकीन कर ली, करण की ज़िंदगी में मेरे अलावा न कोई था और न आइंदा कोई हो सकता है। उसकी हर सांस मेरी वफा से जुड़ी है और मेरी हर धड़कन उसकी मोहब्बत से आबाद है। यही यकीन मेरी ज़िंदगी का हासिल है। वासिफा शिकस्त खुर्दा सी बैठती चली गई। मैं कब से कह रहा था रख्सती के लिए, लेकिन आप लोगों की न ख़त्म होने वाली मिसलहतें बार बार आड़े आती रहीं। आप कहिए, क्या मैंने नहीं कहा था आपसे? वो जवाब तलब हवा, हम तुम्हारा भला चाहते थे। वो मुजरमाना से लहजे में कह कर रह गई। छोड़िए मामा, जो कुछ हो चुका है वो मैं दोहराना नहीं चाहता। अब मैं करण को अपने साथ ले जाऊंगा, और अब आप उस मामले को मुझ पर छोड़ दीजिए। आपकी मिसलहतें आपको मुबारक हूँ। वासिफा को एक नए इम्तहान में डालकर वो जा चुका था। इंडरस्कोर
वासिफा पर बड़ा कड़ा मरहला आन पड़ा था। बात उस मरहले पर पहुंच चुकी थी कि यामीन साहब को मजीद अंधेरे में रखना नहीं मुमकिन था और नहीं मुनासिब। अब उन्हें यामीन साहब से बात करनी ही थी, लेकिन बेटे के उस कारनामे का असर वो किस तरह लें, उस बारे में वो फिक्रमंद थीं। वो बुरी तरह अलझी बैठी थीं कि उरूश दस्तक देती हुई कमरे में दाखिल हुई। ये वक्त किसी भी तरह की फरमाइश के लिए मुनासिब नहीं है उरूश, तमही उस वक्त अपने बेडरूम में होना चाहिए। वासिफा ने बेवक्ती से अपने सामने पाकर कदरे तल्फ लहजे में ही कहा। उनके अंदर की कशमकश ने उन्हें उरूश के साथ भी तल्फ होने पर मजबूर कर दिया था। मामा मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हैं, वो इंतहाई संजीदगी से बोली थी। वासिफा चूंकि, क्या जानती हो तुम, तमही कुछ नहीं पता, मैं यहाँ कितनी बड़ी टेंशन में हूँ और तुम न जाने कौन सी पहेलियाँ भजवाने चली आई हो। वो खासे बेजार लहजे में बोली थीं। मैं पहेलियाँ भजवाने नहीं आई, बल्कि किस अलझी गुत्थी को आप सुलझाने की कोशिश कर रही हैं उसका सरा आपके हाथ में देने आई हूँ, और उम्मीद करती हूँ सच जानने के बाद आप जो भी फैसला करेंगी वो इंसाफ के मुताबिक होगा। वासिफा मजीद उलझने लगी। उनके लिए कर्ण का राया पहले ही सवाल बना हुआ था। क्या कहना चाहती हो उरूश, इन्होंने बेजारी से कहा। मामा मैंने जानबूझकर आपकी और भाई की बातें नहीं सुनी, लेकिन शायद कुदरत को अपना इंसाफ मकसूद था, उसलिए आप दोनों की कुछ बातें इत्तफाका मेरे कानों में पड़ गईं। आपके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मामा उस रात में अरमगान से बात कर रही थी। कमरे में सगंज पराबलम करने लगे तो मैं कमरे से निकल कर लान की तरफ जा रही थी। तब मैंने भाई को लेट नाइट कर्ण के कमरे से निकलते देखा था। इतना कहकर उरूश ने नजरें झुका लीं। क्या? वासिफा अपनी जगह बैठी न रह सकीं। सच बताओ उरूश, तुम जानती हो क्या कह रही हो? न चाहते हुए भी वासिफा को बेटी से पूछना पड़ा। इस मामा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं बची नहीं हूँ मामा, मेरा निकाह हो चुका है, कई बातें समझने की अहलियत है मुझ में। मैं जो कुछ कह रही हूँ पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। उसके बाद भी मैंने एक दो बार भाई को कर्ण के कमरे देखा है। आपको याद होगा जब कर्ण की तबीयत खराब थी। अच्छा बस, बहुत बोल चुकी तुम। वासिफा का कलेजा मुंह को आने लगा। इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था औलाद से उन्हें क्या क्या सुनने को मिलेगा। मुझे भी आपसे बस यही कहना था। वो जैसे आई थी वैसे ही लौट गई, और वासिफा के लिए अब किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं रही थी। खुदा की तरफ से अगर उनकी औलाद को ही कर्ण का गवाह बना दिया गया था तो शक में पड़कर वो किसी गुनाह की मुर्तकिब नहीं होना चाहती थीं। इंडरस्कोर, मैंने कहा था न, कोई सवाल तुम्हारी ज़ात तक पहुँचने नहीं दूंगा, मगर शाहिद तुम्हें मेरा एतबार नहीं था। सिर्फ एक बार मुझे पकार कर देखा होता तो ये सब न होता जो हवा। शीश कर्ण के हाथ थामे उसके आंसू पूंछते कह रहा था, और कर्ण उसके शाने से लगकर फ्राक और दर्द के सारे लम्हे बहा रही थी। मैं तुमसे कैसे कहती शीश, खुद अपनी नज़रों में उस कदर बेएतबार हो चुकी थी कि कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। वो क़यामती जो मुझ पर गुजरी उस कदर भयंकर होकर मेरे सामने खड़ी थी कि अब भी अपने होने का यकीन नहीं है मुझे। कर्ण ने डबडबाई नज़रों से इसे देखा। तो बस अब यकीन कर लो, मैं हूँ और हम साथ हैं, हमेशा के लिए। शीश ने इसे अपने मजबूत हिसार में लेते हुए यकीन दहानी कराई थी। लेकिन शीश, कर्ण ने खदशों का दरमान में लाना चाहा। शीश ने इसे रोक दिया। मामा पापा को मैं संभाल लूँगा, तुम बस मेरा यकीन रखो। वो भरोसा जो मैं अपनी एक गलती से खो चुका हूँ इसे वापस हासिल करने के लिए मुझे आग का दरिया भी तैरना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वो कर्ण के गाल पूंछते हुए उसका हाथ थपथपाकर अट गया था। इंडरस्कोर, और फिर वासिफा को यामीन साहब पर हकीकत आशिकार करना पड़ी। मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। वो मुजरम सी बनी यामीन साहब से कह रही थीं, जिसके लिए कर्ण तो शायद मुझे कभी मुआफ न कर सके, लेकिन आपसे मुआफ़ी मांग रही हूँ उस उम्मीद पर कि मुझे महज एक इंसान तस्लीम करते हुए आप मुआफ़ कर देंगे, क्योंकि मैं फरिश्ता नहीं हूँ यामीन, मुझसे भी गलती हो सकती है। यामीन साहब ने उलझकर वासिफा की तरफ देखा। वासिफा, गलतियाँ हम सब से हो सकती हैं, मैंने कभी आपको फरिश्ता नहीं समझा हूँ। ये ठीक है कि आपकी मुआमला फ़ामी और ज़िंदगी के इतने साल साथ गुजारने के बाद आपसे ये तौक़ी ज़रूर रखता हूँ कि आप मुआमलात को ईमानदारी से सुलझाएंगी। यामीन साहब के अल्फाज ने वासिफा के लिए और मुश्किल खड़ी कर दी थी। उनकी ज़ुबान गिंग हुई तो उन्हें कर्ण की चुप समझ आई। कहिए वासिफा, मैं यकीन दिलाता हूँ आप मेरा भरोसा नहीं खोएंगी।
वासिफा ने हमत बांधकर कहना शुरू किया, बात दरअसल ये है कि कुछ गलतियां हमारी हैं और कुछ नादानी हमारे बच्चों की, कि न हम उन्हें समझ सके और न वो हमें। वासिफा असल बात कहने की खुद में हिम्मत नहीं पा रही थीं, जबकि यामीन साहब उनके बोलने के मंतज़र थे। शीस ने वो हद पार कर दी है जो नकाह और रख्सती में हद फासिल बरकरार रखती है। वासिफा ने नहायत संभल कर बालाखिर कह ही दिया। यामीन साहब ने कुछ भी नहीं कहा। वो खामोश बत बने खड़े रहे तो वासिफा को फिक्र लाहक हुई। बखदा यामीन, मी तो सिर्फ ये सोचकर खामोश रही कि एक घर में प्ले बचे हैं और फिर नकाह है तो थोड़ी बहुत आज़ादी उनका हक है, ज़्यादा पाबंदी कहीं उन्हें हमसे मुतनफर न कर दे। लेकिन यामीन, हमने फिर भी उनका एतबार खो दिया, हमें पहले ही उनकी रख्सती कर देनी चाहिए थी। वासिफा ने यामीन साहब की तरफ देखा, वहाँ गहरी चुप थी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? प्लीज़ उस बात को दिल पर मत लीजिएगा। वासिफा को उनके दिल की फिक्र थी। यामीन साहब ने पेशानी पर अभर आने वाले पसीने के कतरे एहतियात से साफ किए और वासिफा से मुखातब हुए। एक हफ्ते के अंदर ये मामला निमट जाना चाहिए। वासिफा ने उन्हें तसल्ली देना चाहिए, मगर इन्होंने हाथ उठाकर उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। आप बेफिक्र रही, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। वासिफा कमरे से निकल गईं, लेकिन उनका दिल बजा हवा था। जो भी हवा था बहरहाल वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं कमज़ोर नहीं हूँ वासिफा, लेकिन बहरहाल इंसान हूँ, जिस दाग को शीस ने अपनी मोहब्बत के पर्दे में ढांक दिया था। यामीन साहब आज ही उससे आशिकार हुए थे। कुछ देर कबल ही उनकी मुलाकात साबिका मुलाज़िम सुबहान बाबा से हुई थी। उस अपनी गलती की मुआफ़ी के लिए उन्हें थाने बुलाया था, और वहीं उस केस के डांडे जब मती से मिले तो उसने सारी किता कह डाली थी। वो यामीन साहब से कुछ नहीं छुपाना चाहता था। तब से ही वो खामोशी से उस घाव को अपने अंदर उतारे हुए थे। अपने उस जुनूनी और ज़िद्दी बेटे पर यामीन साहब को बेइंतहा फ़ख्र महसूस हुआ था। उस एक फ़ख्र के सदक़े वो उसकी हज़ार गलतियाँ मुआफ़ कर सकते थे। इंडरस्कोर, बादल बरसने को तैयार थे। आसमान पर वक्फे वक्फे से नीली बिजली अपनी चमक छोड़ती थी और वो सुर्ख ज़रतार लिबास में लपटी शीस की मंतज़र थी। आहट पाकर वो संभल कर बैठ गई, लेकिन अंदर दाखिल होने वाली हिस्ती वासिफा थी। कर्ण, मैं जानती हूँ मेरी तरफ से तुम पर हाथ ज़रा सख्त पड़ गया था, लेकिन बेटा याद रखना, वालिदैन कभी अपने बच्चों के साथ बेईमानी नहीं करते। उनकी सख्ती, उनकी पाबंदियों और प्यार सब कुछ औलाद की बेहतरी के लिए होता है। जो कुछ हो चुका मैं तो इसे फरामोश कर चुकी। तुम भी सब भूल कर सिर्फ हमारी नियत याद रखना। हमने हमेशा तुम्हें चाहा है और आइंदा भी हमारी चाहतों का मरकज़ तुम ही लोग हो। तुम हमारी आइंदा नस्ल की अमीन हो। तुम समझ गई हो मैं क्या कह रही हूँ? कर्ण ने आहिस्ता से सर असबात में हिलाया और वासिफा के हाथ थामकर बोली, ताई अम्मी, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, न मुझे आपसे शिकायत है। शुक्रिया बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हारी ताई अम्मी नहीं हूँ। अब से तुम मुझे मामा कहना, वरना बहुत बड़ी पेश आऊंगी। कर्ण मुस्कुरा दी और वासिफा इसे दा देती हुई कमरे से निकल गई। तब शीस अंदर दाखिल हुआ। कर्ण अपने आप में समट गई, लेकिन उसके चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें थीं। क्या सोच रही हैं बेगम साहबा? वो शौक हवा, मगर कर्ण संजीदा थी। तुम्हारा कैरियर मेरी वजह से दाव पर लग गया शीस। तुम्हार महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चंद महीनों के ज़ीन की ही तो बात है। अजाला हवज जाएगा, लेकिन ज़िंदगी वो चीज़ है जिसका नम अलबदल नहीं है। शीस ने उसके उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लटाई। लेकिन शीस, तुमने दूसरों के सवाल तो अपने औजूद पर रोक लिए, लेकिन वो एक सवाल जो मेरे औजूद को छीन रहा है, मैं उसका जवाब तलाश करना चाहती हूँ। शीस उसके करीब बैठ गया। कर्ण से उलझी हुई लगी। मैं जानता हूँ तुम किस सवाल की बात कर रही हो, लेकिन मेरे लिए वो सवाल अहमियत नहीं रखता। तुम भी इसे भूल जाओ। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ खुशी देता है। मैं इसे भी तुम्हारे साथ की एक जज़ा समझकर कबूल है। शीस ने कर्ण का हनाई हाथ थाम लिया। मेरी मोहब्बत गैर मुशरोट है कर्ण, तुम्हारी वफा मेरा हासिल इश्क है, लेकिन मुझे यकीन हासिल करना है शीस। कर्ण परेशान थी, आंसू अब भी उसके हल्लों को कड़वा कर रहे थे। शीस खामोश हो गया। इंडरस्कोर, 10 माह बाद। कर्ण हाथ में कागज का टिकड़ा थामे तजबजब का शिकार थी। अगरचा उसने जिद करके शीस को डी नेशनल असम्बली टेस्ट के लिए राज़ी कर लिया था, लेकिन अब जबकि फैसला उसके हाथ में था, वो खुशगुमानी के उस हिसार से निकलना नहीं चाहती थी जो शीस ने उसके इर्द गिर्द बांध दिया था। लंदन के उस सोइट में वो जिंदगी के सबसे हुसन पल गुजार रही थी।
لیکن نہنے سے اس موجود کو دیکھ کر شک اور بے یقینی کی ایک کیفیت اس ساری فینٹیسی کو توڑ دیتی تھی جو شیز کی محبت میں گندی ہوئی تھی۔ شیز تم دیکھ کر بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ کرن نے کاغذ کپکپاتے ہاتھوں سے شیز کی طرف بڑھایا، لیکن شیز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اس گلابی موجود کو بانہم میں بھرتے ہوئے بولا، نہیں، یہ یقین تمہارے لیے اہمیت رکھتا ہے، جبکہ میری محبت مجھ پر یوں کر چکی ہے کہ یہ میرا حاصل عشق ہے۔ اور نہنے گالوں کو چوما۔ ناچار کرن نے اس رپورٹ کو کھول کر دیکھا جو شیز کے ددوے کی تصدیق کر رہی تھی۔ کرن کے ہاتھ سے رپورٹ چھوٹ گئی اور وہ سرخرو ہو کر شیز کے بازوں میں سما گئی۔ شیز نے ان دونوں کو خود سے نزدیک کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نن تمہاری وفا میرا حاصل عشق ہے، اور تمہارا اعتبار میری پوری زندگی کا حاصل ہے۔ کرن نے بھیگی آنکھوں سے کہا تھا اور سکون سے اس پل کو محسوس کیا تھا۔ ختم شد۔